बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजम आ गई। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर इसलिए कर दिया करें कि जैसे कि इस चैनल का नाम आगही है, अजम आगही, तो मैं अपने दोस्तों के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, हमारी कौम के अंदर एक कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल के ज़रिए कि जो हक़ाइक़ हैं उसके बारे में आगाही देता रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज की मेरी इस वीडियो का मौजू हमारा ये सालाना बजट है, पाकिस्तान का एनुअल फेडरल बजट 2021-22। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो हम में से हर आदमी ज़ाहिर है हर साल ये बजट आता है और बजट के लफ्ज़ से हर आदमी वाकिफ़ है, लेकिन थोड़ी सी मैं कहता हूँ जिसको याद दहानी कहते हैं, या किसी को अगर ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं तो थोड़ा सा बता दूँ कि ये बजट दरअसल होता क्या है। बजट तो हर चीज़ का बनता है, वो घरेलू लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और सबसे जो एक अहम कौमों के ऊपर चीज़ असरअंदाज होती है वो किसी भी मुल्क का सालाना बजट होता है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा बजट का साल बता देना चाहता हूँ कि शुरू कब से होता है। ये हमारा 1 जुलाई हर साल, 1 जुलाई से लेके 30 जून यानी कि ये 30 जून तक का ये जो आमदनी और अखराजात का मुल्की लेवल पे एक हिसाब किताब होता है, इसको बजट कहते हैं। और बजट बेसिकली ये अगले साल की फोरकास्टिंग होती है कि मिसाल के तौर पे अभी हमारा साल 2020-21 का चल रहा है, ये आज जून की गलबन 30 है और कल से 1 जुलाई है, तो कल से ये जो हमारा साल शुरू होने वाला है ये 2021 और 22 है। तो ये गुज़िश्ता कल जो बजट पेश किया गया ये हमारा 2021 और 22 का ये बजट होगा। मतलब ये हुआ कि हमारी मुल्की कुल आमदनी और अखराजात का जो तखमीना है, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, हमारी हुकूमत, इदारे तमाम तर जो इकनॉमिक्स के होते हैं, मुआशात वगैरह दीगर, और ये तो उसको हम बजट के तौर पे और उसको एक फ़िगर कंपाइल करके असम्बली के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उसके बाद ये जिसको सेनेट कहते हैं उसके अंदर पेश किया जाता है ताकि वो उसको बहस के बाद मंजूर कर लिया जाए। बजट हमारा कल से इंशाल्लाह नए साल का बजट शुरू है और इसके ऊपर मैं कुछ जो इसके चीदा खदोखाल आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बुनियादी बात, बड़ी अहम बात, मैं तमाम अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड पेंडेमिक के बावजूद ये जो वबा थी, ये पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई ज़बरदस्त और बेहतरीन बजट है। वो हमारी कौम के हवाले से और जो हमारे डिफेंस के हवाले से और बाकी जो हमारी अगले साल में मुल्क के अंदर जो तरक्याती काम होने हैं उनके हवाले से, और ख़ास तौर पे हमारी आवाम और जो लोग मैं कहता हूँ मुलाजमत करते हैं, पेशा, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंतहाई अच्छा है। अच्छा, यहाँ मैं वो बजट के ऊपर बात करने से पहले, चूँकि ये हमारी जो अपोजिशन है और ये जो पिछले 30 साल से इन्होंने एक मुल्क के अंदर एक तमाशा बनाया हुआ था और वो अपनी हर खामी और ख़राबी को वो अच्छाई बयान करके पेश करते थे, वो बना के, तो इस दफ़ा चूँकि खान साहब की हुकूमत है और मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली का बोलबाला है, तो अब जब देखा इन्होंने कि जी ये कोविड के बावजूद, कोरोना की सख्त तरीन वबा के बावजूद ये मुल्क की तारीख़ का बेहतरीन बजट पेश किया गया है, और ज़ाहिर है ये फिगर्स के तो खिलाड़ी हैं, तो जब इन यहाँ नेशनल असम्बली के अंदर ये जिसको कहते हैं प्रपोज्ड बजट पेश किया गया, तो इसके ऊपर अपोजिशन वालों ने बड़ा वावेला शोर शराबा किया और बड़ी एक जनाब अली उसके अंदर इनकी ये थी कि जी हम बजट नहीं पास होने देंगे और ये करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे।
وہ اس کے بارے میں جب بجٹ کل پاس ہوا تو وہ میرے دل میں ایک شعر آیا، وہ ایک شعر ہے، سنا دینا چاہتا ہوں۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون تک نہ نکلا۔ مطلب ہے انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا، جی بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، ترین گروپ یہ کر دے گا، ہم وہ کر دیں گے، حکومت چلی جائے گی، عدم اعتماد پیش کر دیں گے، اور بجٹ پاس نہ ہوا تو جناب عمران خان کو ہم چلتا کریں گے سو اینڈ سو۔ بہرحال یہ تو تھی ان کی رام کہانیاں جو ہمیشہ سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اور یہ سناتے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اب میں آتا ہوں اصل اپنے جو اس کی فگرز ہیں بجٹ کی اور اس کی جو حجم ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بجٹ کا والیوم ہے، یہ حجم ہے، یہ 8.5 ہزار ارب یعنی کہ 8.5 ٹریلین کا یہ بجٹ ہے سالانہ۔ مطلب ہے 8.5 ہزار ارب روپے ہمارے سال 2021 اور 22 کے اندر یہ حکومت پاکستان کے پاس آنے ہیں۔ مختلف سورسز سے اس میں ٹیکس کی مطلب انکم ہوتی ہے، اس کے بعد فارن ریمیٹنسز ہوتی ہیں، انڈسٹری کی مطلب اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہے، اور دیگر جو ہمارے ٹوٹل انکم ہوتی ہے وہ ایک جو تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ 8,500 ارب یعنی کہ 8.5 ٹریلین کا یہ بجٹ پیش کیا گیا۔ الحمدللہ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا وہ اس کی بنسبت یہ 19% زیادہ ہے آمدنی اور اخراجات کا یہ جو تخمینہ ہے۔ اچھا، اب بجٹ تو چونکہ اگلے سال کا ہوتا ہے، اس کی اصل کامیابی اور ناکامی تو پتہ چلتی ہے سال گزرنے کے بعد، جیسے کہ ابھی ہمارا 20-21 کا بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جب سال ختم ہوا تو تب پتہ چلا کہ ہمارے اہداف کیا تھے اور ہم اچیو کیا کر چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پچھلے سال بھی مشکل کے باوجود ہمارا جو بجٹ تھی وہ انتہائی کامیاب اس لیے رہا کہ ٹارگٹس بڑے زبردست اچیو کیے گئے۔ مین چیز ہوتی ہے ملک کے اندر یہ جو ریونیو کلیکشن کی ہوتی ہے یا عام پیسے جمع کرنے کا، یہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ نے دینے ہوتے ہیں، صنعت کاروں نے، یا پھر یہ ہے کہ مختلف سورسز سے سیل ٹیکس ہوتا ہے، دیگر چیز، اور پھر فارن ریمیٹنسز ہوتی ہیں، اسی طرح مطلب ملک کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو اس سے جو حاصل وصول ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ تو لاسٹ ایئر الحمدللہ مطلب یہ فارن ریمیٹنسز بھی ہماری بہت زیادہ آئی ہیں مطلب تاریخ کی سطح پہ، اور اس کے بعد ایکسپورٹ بھی بڑھا ہے، اور اسی طرح ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ایک ہدف تھا وہ 5,500 ارب مطلب یہ جمع کیا گیا، یہ تاریخ میں سب سے زیادہ تھا پچھلے سالوں کی نسبت۔ تو اس کا مطلب پچھلے سال کا بجٹ بھی الحمدللہ یہ کامیابی کے ساتھ اہداف حاصل کیے گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس سال 8.5 ٹریلین یعنی 8,500 ارب کا یہ بجٹ طے کیا گیا، اور اس میں جو میں کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا رونا رویا جاتا ہے یہاں پہ، مطلب جو میں کہتا ہوں جس رجیم نے یہ اس تبدیلی کی حکومت اور خاص طور پہ پاک آرمی کے بارے میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا، اور وہ بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں یا ملک دشمن ایجنٹس ہیں ان کے کہنے کے اوپر ہمیشہ شور شرابہ کیا جاتا ہے کہ جناب علی آرمی اتنا بجٹ کھا جاتی ہے اور فلانا فلانا۔ اس سال مطلب یہ آرمی کا بجٹ کے اندر ٹوٹل جو شیئر ہے وہ 1,300 ارب یعنی کہ 16%۔ لاسٹ ایئر 18% تھا اور اس دفعہ 16%۔ اس 16% کے اندر پاک آرمی نے تمام تر یہ اخراجات اپنے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور یہ 1,300 ارب روپے بنتے ہیں، مطلب 8,500 کہ ٹوٹل بجٹ میں سے مطلب 1.3 مطلب اس میں ٹریلین ہے، ٹوٹل بجٹ ہمارا 8.5 ٹریلین ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کہ جی پرسنٹیج ٹوٹل ہماری 16% بنتی ہے، جس میں یہ دفاعی آلات، دیگر تنخواہیں، سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، اور پھر ایک پروپیگنڈا تھا کہ جناب عمران خان اور پاک آرمی کی گٹھ جوڑ، اور یہ گٹھ جوڑ ہونی چاہیے، اور ہمیشہ کامیاب وہ ملک ہوتا ہے جس کی آرمی اور سول گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بجٹ کے اندر کوئی ان کو پیسہ دیا گیا یا کوئی رشوت دی گئی ہے۔ لاسٹ ایئر 18% تھا، اس دفعہ 16% ان کا شیئر بجٹ کے اندر ہے پاک آرمی کا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاک آرمی بھی جانتی ہے کہ یہ جو چوری چکاری اگر رک جائے اور حکومت صحیح معنوں میں خرچ کرے تو عوام کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ چیز ہمارے ظاہر معاشرے کے حصہ ہے پاک آرمی۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک
पढ़ा लिखा तरीन तबका और एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सारा समझते हैं और मुल्क के हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ खैर खा भी है। तो लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा एक होता है कि पाक आर्मी इतनी खा गई, पाक फौज इतना खा गई, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इनकी हुकूमतों में 20% तक भी होता था। लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने जो ये किया, ये 18% था टोटल बजट का, और इस दफ़ा 16% है, कि मतलब 2% की ये कमी इसके अंदर हुई है। अब इसके अंदर फिर ये आ जाता है कि मैं कहता हूँ कि अखराजात की मद, कि जी अखराजात ये जो 8.5 ट्रिलियन या 8,500 अरब आने हैं, ये खर्च कहाँ कहाँ पे होंगे। आमदनी का तो तखमीना लगा दिया गया, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, वो टैक्स कलेक्शन होती है, फॉरेन रिमिटेंसेज होती हैं, और उसके बाद एक्सपोर्ट्स वगैरह ये सारी दीगर आ जाती हैं। उसमें जो कमी रह जाती है वो एक बैंक लोन्स के ज़रिए, और वो या मतलब में IMF के ज़रिए हम वो उसको लोन लेके वो जो उसका डेफिसिट होता है उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये साल के आखिर में होता है जब वो बजट की सारी फिगर कंपाइल होती हैं। अब जब इनकम हो जाती है और हम समझते हैं कि जी हमारे टारगेट्स पीछे रह गया या हम वसूल कर चुके हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो इमरान खान साहब मैं कहता हूँ कि जब से आए हैं, बल्कि वो 23-24 साल से यही रोना रो रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जो कर्ज चढ़ाए गए, ये हमारे लिए असल मुसीबत है। हमारी इसके अंदर मैं कहता हूँ मुल्क की इंटेग्रिटी, सावरेंटी और इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ इसलिए होती हैं कि जब कर्जा देना होता है IMF का, तो वो बजट के अंदर डिक्टेट करते हैं। और इसी तरह ये जैसे FATF के अंदर रखा गया है, इसमें भी अगर हमारा मुल्क मकरूज ना होता तो मैं कहता हूँ किसी की जरूरत नहीं थी कि ये ऐसी कोई हरकत कोई हमारे बारे में करता। तो अब बात यह है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे मसाइल ये इकट्ठे होके वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब सॉरी, मैं असल बात जो करने वाला हूँ कि ये इस बजट का 37% हमें ये जो सूद है ये कर्ज के ऊपर, उसके अंदर मतलब 3,000 अरब रुपए, 8,500 अरब रुपए में से 3,000 अरब रुपए वो चला जाता है ये सूद की अदायगी। और ये जो हमने कर्ज लिए हुए, साबका हुकूमतों ने कर्ज ले के इस कौम के ऊपर कर्ज चढ़ाया और चोरी करके सारी की सारी रकम मुल्क से बाहर ले गए। तो ये सबसे बड़ा, ये देख लें कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये 37%। मिसाल के तौर पर किसी आदमी की आमदनी, मैं सादा मिसाल देता हूं कि 100 रुपए हो और वो 100 रुपए कमा के घर में लाए और 30 रुपए उसके दरवाजे पे खड़ा हो आदमी जिससे कर्ज लिया हो, उसने 37 रुपए उसमें से लेके वो 10.5 ले उड़े, तो वो मैं कहता हूं कि उसके बजट घर का कैसा चलेगा और कैसा बनेगा। तो ये आलम था कि जी 8,500 रुपए अरब क्यों, यानी कि 8.5 ट्रिलियन में से 3 ट्रिलियन हम 10.5 सीधा वो सूद की अदायगी में दे देते हैं। जो इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि ये इन्होंने मतलब 30,000 अरब कर्ज चढ़ाया और 6,000 अरब था ये पिछली मैं कहता हूँ जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमतें जो आखिरी गुजरी हैं इससे पहले, और उसके बाद फिर 24,000 अरब यकदम जो मुशर्रफ ने NRO दिया, तो ये जनाब अली खा गए और मुल्क से बाहर गए, लूट गए। और आज खैर खा बने हुए मैं कहता हूँ हमारी कौम को भी होश के नाखुन होने चाहिए, सोचना चाहिए कि इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है कि इतने बड़े कर्जे लेके मुल्क के अंदर ये जनाब लूट मार करके बाहर ले गए। और आज फिर खैर खा बनते तो हमारे लोग फिर इनके बातों में आ जाते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि एक तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो मैंने बता दी बड़ी फिगर्स के 1,300 अरब रुपए हमारे 8,500 अरब में से पाक आर्मी को चले गए, और उसके बाद जनाब 3,000 अरब रुपए सीधे सीधे सूद में चले जाते हैं, जो हमने हमारी समझे कि गर्दन के ऊपर एक लिहाज से तलवार रख के हर साल हमारे से ले लिए जाते हैं, और जिसमें हम IMF से ब्लैकमेल होते हैं और दीगर लेंडिंग एजेंसियां जो इंटरनेशनल होती हैं जिनसे कर्जे लेके हमने ये IMF की और इनके जो कर्ज उतारते हैं, और ये सिर्फ सूद की मद में जाते हैं। सालाना मतलब ये 37% 3,000 अरब सूद की मद में जाते हैं। ये असल कर्जे नहीं उतारे जाते, असल कर्जे एज इट इज वहां स्टैंड करते हैं। लेकिन ये देख लें कितना बड़ा जुल्म कौम के साथ किया गया है। मैं ये हकायक आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि 3,000 अरब रुपए उसमें चले जाते हैं। फिर अब डेवलपमेंट फंड जो ज़ाहिर मुल्क के अंदर तरक्याती काम होते हैं, इसमें बहुत सारे मिसाल के तौर रोड्स हैं, पुल्स हैं, डैम हैं, ये सारी चीज़ें ये बननी होती हैं। तो इसमें 2,100 अरब 2,100 अरब ये इसमें रखे हुए, इसको कहते हैं PSDP, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो हमारे सिविल काम होते हैं, सड़कें हैं, पुलें हैं, दीगर बहुत सारे मामलात होते हैं, इसके लिए ये 2,100 अरब रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। और ये लास्ट ईयर की बात, इस बात
जो रखे गए थे उससे 30% इस दफ़ा 37% ये ज़्यादा रखे गए। तो कहने का मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस साल तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा होने हैं और सड़कें भी बननी हैं, तामीरात भी होनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोड्स वगैरह का भी नेटवर्क इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। इसके लिए एक अच्छी खासी मतलब 2100 अरब रुपए रखे गए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का अपना डेवलपमेंट का एक बजट होता है, उसके लिए 900 अरब रुपए इस काम के लिए रखे गए। तो ये अब इसमें बाकी जो चीज़ें रह गई हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, लगभग ये देख ले कि जी ये 1300 अरब हमारे इसमें 8,500 अरब में से मतलब 8.5 ट्रिलियन के बजट में से 1.3 ट्रिलियन चला जाएगा पाक आर्मी को और 3 ट्रिलियन मतलब 3,000 अरब ये चले जाते हैं हमारे सूद की अदायगी में। ये 43,000 अरब मतलब 43,000 अरब ये हो जाते हैं। उसके बाद फिर 2,000 अरब हमारे मतलब 2100 और 900 ये चले जाते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं डेवलपमेंट की मद में। ये 6,500 अरब ये हो गए और ये जो 2,000 अरब है इसमें मुख्तलिफ मददात होती है, जिसमें हमारा एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है मतलब उसमें 66 अरब उसमें है। फिर हमारा ये जो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है उसके लिए मतलब जिसको कहते हैं सब्सिडीज़ वगैरह या किसानों को कर्जे वगैरह देने के लिए। इसी तरह दीगर बहुत सारे जो है मतलब फिर हम सूबाई हुकूमतों को हमारी फेडरल हुकूमत वो जो कुछ अपना शेयर देती है तो ये बजट में से चला जाता है। मैं कहता हूं कि ओवरऑल मतलब इसमें मैंने मोटी मोटी फिगर्स आपके सामने रख दी और आपको समझाने की ये कोशिश की कि हमारे जो मामलात होते थे और जो साबिक़ा अदवार के अंदर ये बजट बनते थे उसकी निस्बत ये कितना ज़बरदस्त बजट है। और इसमें जो अहम बात है, ये शोर शराबा तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे लेकिन अपोजिशन वालों के पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, कोई नुक्ता नहीं था, इंतहाई ज़बरदस्त बजट था कि वो उसमें निकाल सकें और उसको मैं कहता हूँ कि उसको अपोज कर सकें। तो इनकी वो इखलाकी जुर्रत नहीं थी, मॉरल करेज इनके अंदर नहीं थी, तो लिहाजा ये इसमें से वो जो बड़ा शोर डाल रहे थे और वो कहते थे कि जी हम आहनी दीवार बन जाएंगे और जनाब बजट पास नहीं होने देंगे। तो वो उसमें ज़ाहिर है जब इंसान के अंदर कोई इखलाकी जुर्रत ना हो, बात ना हो, झूठी बात कर रहा हो जिसका कोई वजन ना हो, तो ज़ाहिर है उसमें उसको कुछ हासिल वसूल नहीं होता। तो लिहाजा इसीलिए ये जो इमरान खान सच्चाई के ऊपर खड़ा है और हर वक्त सच्ची और खरी बात करता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की ये जो जिसको हम PDM कहते हैं और ये अपोजिशन कहते हैं और ये दीगर बड़े अपने आप को तुरम खान कहते हैं, मैं कहता हूँ इमरान खान के सामने अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकते। ये 5 साल भी बड़ी कामयाबी से ये पेंडेमिक होने के बावजूद, ये कोरोना वायरस की बीमारी और ये वबा होने के बावजूद इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त मतलब प्रोग्रेसिव एक मुआशी तौर पे भी और दीगर सियासी तौर पे हर लिहाज से ज़बरदस्त ये 5 साल इंशाल्लाह गुजरेंगे। और उसके बाद अगले भी 5 साल कौम इंशाल्लाह ये खुशखबरी सुनेगी कि इमरान खान फिर इस मुल्क के ऊपर ये हुक्मरान बनेगा और इंशाल्लाह मतलब इस 5 सालों में जो एक होमवर्क किया है, जो बेसिक जिसको कहते हैं एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको कहते हैं एक बुनियाद बनाई है, तो फिर अगले मैं कहता हूँ उसमें 5 साल उसके ऊपर प्रोग्रेस होगी और खूब तरक्की इंशाल्लाह नजर आएगी और कौम हमारी खुशहाल होगी जिस तरह ये बजट के हमें फिगर बता रहे हैं। और इसके बाद ये मैं कहता हूँ उसके बाद भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, ज़िंदगी का मौत का तो अल्लाह ही जानता है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है कि इमरान खान को मुसलसल 15 साल मिल जाए, 5 साल ये और 10 साल और, तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। जिस तरह वहाँ मलेशिया के अंदर महातीर मोहम्मद ने मुल्क की तकदीर बदल दी और इसी तरह तुर्की के अंदर ये जनाब हमारे तैयब एर्दोगान साहब। तो मैं अल्लाह पाक से दुआगो भी हूँ, अपनी कौम से मैं एक गुजारिश भी करता हूँ और मैं ये जो हमारे आगाही का प्रोग्राम है ये इसलिए भी करता हूँ कि कौम के अंदर जो कन्फ्यूजन फैलाई जाती है और गलत किस्म की खबरें फैलाई जाती हैं तो इसका मतलब अजाला होना चाहिए और कौम के अंदर ये जो शकूक व शुबहात है वो ख़त्म होने चाहिए ताकि ये मुल्क के अंदर जो सही असल माने में तरक्की हो रही है और मुल्क की ये जो खैर खा हुकूमत है इमरान खान की शक्ल में हमें, मैं कहता हूँ कि ये आखिरी उम्मीद है हमारे मुल्क के अंदर और अल्लाह पाक ने इस चराग को जिला बख्शी है। और मैं कहता हूँ जितनी ये आंधियाँ चलती हैं, जितनी ये मतलब कोशिश करते हैं, ये जो जिनकी कश्तियाँ डूब चुकी हैं और डूब रही हैं, और मैं कहता हूँ इनका फ्यूचर और मुस्तकबिल ये तो हुक्मरान और आप खुद अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान और वज़राए आज़म और बड़े बड़े ओहदे मतलब इनके जहनों में घूमते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इनकी मुकद्दर जेलें होंगी और मुल्क का ये पैसा वापस करेंगे। अब इमरान खान को अल्लाह पाक ने मुश्किलात में से गुजारता है और इस जैसे इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा कि ये इंसान मुश्किलात से गुजर के तगड़ा होता है और हमारे मतलब कलाम पाक के अंदर भी ये बात आई है
کہ جی بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ تنگیوں کا وقت گزر چکا، آسانیاں ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین بجٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آنے والے سال میں ہماری قوم کو اور ہمارے عوام کو انشاءاللہ یہ اس کو موصول ہونا شروع ہوں گے، اور قوم کے اندر، ملک و ملت کے اندر خوشحالی آ جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اجمل ملک کو اجازت دیجیے، ملیں گے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔